अस्सलाम वालेकुम जी। तनवीर मुगल हेयर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस क्लब की प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉडकास्ट की एक सीरीज शुरू की हमने, द ग्रोथ ब्लूप्रिंट, जिसका बुनियादी मकसद हमारी मार्केट के उन कामयाब लोगों को इस सीरीज में लेके आना और मार्केट के ऊपर डिस्कशन करना, ताकि हमें समझ आ सके कि इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट किस एरिया के अंदर फ्लरिश कर रही है, किन एरियाज की तरफ अभी जाने की जरूरत है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, और हमारे जो रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले लोग हैं, डेवलपर्स हैं, उनके लिए इसमें क्या गाइडलाइन निकल सकती हैं। मेरे आज के मेहमान इंतहाई मोहतरम, एक कामयाब इंसान, जुनेद छीना साहब, जिनकी कंपनी है मैक डेवलपमेंट। मेरा कुछ अर्सा पहले इनके साथ जब इंटरेक्शन हुआ, मैंने इनकी कंपनी को देखा, इनके काम को देखा, मैं बहुत मुतासिर हुआ और उस दिन मैंने फैसला किया कि हम इंशाल्लाह इनको इनवाइट करेंगे और रियल एस्टेट बिजनेस क्लब के प्लेटफॉर्म पे लाकर इनके जरिए जो रियल एस्टेट की इनसाइट्स हैं और किस तरह से इन्होंने ये सारी डेवलपमेंट की है उसके बारे में जानेंगे और इनसे रहनुमाई भी लेंगे। मेरे साथ आज हैं जुनेद छीना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया। हम भी आपको बहुत एडमायर करते हैं, जब भी आपका काम देखते हैं, आपके पॉडकास्ट देखते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन सर। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि हमारे रियल एस्टेट बिजनेस क्लब की ऑडियंस के लिए आप अपना एक तारुफ करवाएं कि भी आपने काम कब शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, ताकि थोड़ा सा फिर हम इसको फॉर्मली आगे लेके चलें। थैंक यू वेरी मच। हमने 2008 में काम स्टार्ट किया और जैसे आपने मेरा तारुफ सा करवा दिया, और मेरी कंपनी का नाम मैक डेवलपमेंट्स है, जुनेद छीना के नाम से मुझे जाना जाता है, राइट। और 2008 में हमने जब स्टार्ट लिया तो हमने रियल एस्टेट के सीडीए सेक्टर्स का काम किया हमने, ठीक है। इसके अलावा फिर लेटर ऑन हमने बहरिया टाउन के साथ काम स्टार्ट किया। जब बहरिया टाउन के साथ हमने काम स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात हमारा काफ़ी क्लाइंट बैंक था जिसको कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज चाहिए होती थी। उसमें हमने घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की सबसे पहले। ये काम हमने 2016 के अंदर स्टार्ट किया। फिर हमने काफ़ी सारे डिज़ाइनर हाउसेज बनाए बहरिया के अंदर बहुत डिज़ाइनर हाउसेज बनाए, बहरिया से बाहर भी बनाए। इसके साथ साथ फिर हमने पैरेलल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए। कुछ हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए जो बहरिया के अंदर थे, उसके अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी थे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी थे, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल के मिक्स प्रोजेक्ट्स भी थे। ये हमने ज़ाती प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है। इसके बाद हमने इसके साथ एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसको हमने मरी रिजॉर्ट्स का नाम दिया। वो भी 2016 के अंदर ही स्टार्ट लिया, ठीक है। यूनिक ये ऐसे था कि वेकेशन होम का कॉन्सेप्ट हम लेके आए जो कि बहुत कम था 2016 के अंदर, और ख़ास तौर पे उस टाइम जो ज़्यादा था वो था 2016 के अंदर देखा जाए तो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट मरी के सराउंडेड एरियाज़ के अंदर ज़्यादा था। हम मरी में रिजॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट लेके आए कि एक बंदा जो पाकिस्तान के किसी भी शहर से, जैसे लाहौर कराची से आके यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो आया वो अपार्टमेंट लेके उसके अंदर रह रहा है और वो उस लैंडस्केप को मिस कर रहा है जिसके लिए एक्चुअली वो यहाँ पे आया था। तो हमने ये चीज़ देखी कि ये हमने कमी फील की, इस कमी को दूर करने की कोशिश एक छोटी सी की, जिसमें हमने कराची में पहला एक्सपो किया इस प्रोजेक्ट का, मरी रिजॉर्ट्स का। वो एक्सपो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उस रिस्पांस को हमने कैरी करते हुए 2020 के अंदर फिर एक और प्रोजेक्ट लग्जरी हिल टॉप फार्म के नाम से लॉन्च किया, ठीक है। इसके साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन, तो आपको जैसे कि बताया कि बहरिया में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो ये रियल एस्टेट आपका फैमिली बिजनेस है, आपका मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, और क्या ये रियल एस्टेट आपका फैमिली बिजनेस है या आप यू आर द ओनली वन जिसने शुरू किया? नहीं, ये मेरा फैमिली बिजनेस था, ठीक है। फैमिली बिजनेस था, लेकिन मैंने इसको जो कैरी किया वो डिफरेंट तरीके से किया, ठीक है। फैमिली में जो काम हो रहा था वो यही हो रहा था कि एक लोकल जगह पे कुछ ज़मीन खरीदी जाती थी, उसको डेवलप किया जाता और बेचा जाता था, ठीक है। ये तो मैं बचपन से चीज़ देख रहा था। मैंने फैमिली से हट के बाहर सीडीए के अंदर इवन एम्बेसीज़ के साथ भी काम किया। एम्बेसीज़ को जगह चाहिए होती है, अपने रेजिडेंस के लिए चाहिए होती है, ऑफिस के लिए चाहिए होती है। तो हमने इस्लामाबाद के कुछ पॉश एरियाज़ हैं जैसे F6, F7, F8, E7, ये एरियाज़ के अंदर एम्बेसीज़ को बहुत जगह लेकर दी रेंट पर, ठीक है, रेंट पर, क्योंकि एम्बेसीज ज़्यादा रेंट पे ही लेती हैं, वो ख़रीदती नहीं है। इसके साथ साथ जो बहरिया में हम एंटर हुए, ये तो हम 2011 के अंदर आके एंटर हुए, ठीक है। 2011 से पहले जो 2008 से 2011 तक का स्पैन था, इसके अंदर हमने ज़्यादा एम्बेसी के साथ काम किया, प्लस हमने सेल परचेज का काम भी किया। हमारी कंपनी थी जो कि रियल एस्टेट की, तो साथ साथ हमारा तजर्बा ऐसा हो चुका था, उन्हीं एरियाज़ के अंदर घूमना फिरना होता था, काम होता था, लोगों से वाकफियत वहाँ पे थी, तो वहाँ भी ये काम भी हम साथ करते थे, ठीक है।
तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा आपका सारा सिनेरियो है। मैं आजकल के हालात पर अब थोड़ी सी बात प्रोजेक्ट के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन आज के जो हालात हैं इन्होंने काफ़ी मार्केट के अंदर एक डिसरप्शन है। ओवरऑल पाकिस्तानी इकोनॉमिकल जो पोजीशन है, हमारी पॉलिटिकल जो मामलात हैं, जी इसकी वजह से पिछले 3 साल में काफ़ी मार्केट डिस्टर्ब है, चैलेंजिंग किस्म की कैफियत में है। जी आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो टेन्योर हमारा गुजरा है, जी इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं आप अपने बिजनेस के लिए ये ओवरऑल? देखिए इस ये तो बड़ी लंबी एक डिस्कशन है, लेकिन इसको हम कुछ थोड़ा बहुत इसको डिस्कस Sum up अपने नॉलेज के मुताबिक, जो कि किसी हद तक ठीक हो सकता है, कुछ उसमें गलती भी हो सकती है। हम भी जाहिर सी बात है सीखने की फेज़ के अंदर है इस टाइम भी, और इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है, यस वैसे ही। रियल एस्टेट के जो पिछले 3 साल के हालात हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो जो मेरी नज़र में है वो तो है गवर्नमेंट पॉलिसी। रियल एस्टेट को लेके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही है वो यही चल रही है कि इसको डिस्करेज किया जाए, जो कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। ठीक है। इस पे काम होना चाहिए, इसको थॉरली गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। वजह क्या है कि आप रियल एस्टेट को डिस्करेज कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन उसका तरीकाकार डिफरेंट होना चाहिए। उसका तरीकाकार ये होना चाहिए कि किसी और बिजनेस में ऐसे इंकरेजमेंट पैदा की जाए कि हम खुद सोचें कि यार ठीक है, ये प्लाजा बनाया, ये प्रोजेक्ट है, इसको सेल आउट करते हैं, हम उस तरफ चले जाते हैं, हम इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं, हम जूते बना लेते हैं, हम कपड़ा बना लेते हैं। लेकिन क्या उधर हालात ऐसे हैं कि हम ये सब कुछ शट डाउन करें और उधर चला जाएं? इस टाइम पॉलिसी ये चल रही है कि एक जगह से गला घोंटें तो लोग तंग आके दूसरी जगह चले जाएं, जबकि पॉलिसी ये होनी चाहिए कि ये बिजनेस कम से कम जिस पेस पे चल रहा है उस पे चलने दिया जाए, और दूसरी जगह के ऊपर ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा की जाए कि लोग खुद इस चीज़ पे मजबूर हो जाएं कि यार इसको छोड़ें, इसके अंदर आरओआई कुछ नहीं है, इसके अंदर आरओआई देखें क्या जा रहा है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा। आपने बड़ी कमाल की बात की है, हमारी हुकूमत को ये बात समझ आ जाए तो। आपने बात जो की है मैं अपने अल्फाज में उसको रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये खान साहब की जब हुकूमत थी उस वक्त से ये शोर शुरू हो गया था कि जी रियल एस्टेट के अंदर नॉन प्रोडक्टिव पैसा पार्क किया जा रहा है और इसके खिलाफ हम काम शुरू करेंगे, हम टैक्सेशन करेंगे, हम ये करेंगे। और वही तसलसल हमें देखने में मिला कि वो सब इन्होंने कर दिया है, इतनी टैक्सेशन कर दी है, इतनी चीज़ें कर दी है कि अब यहाँ काम करना मुमकिन नहीं रहा। बट पॉइंट आपने जो हाईलाइट किया है, आई थिंक ये बहुत वैलिड पॉइंट है। बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से इसके ऊपर काम होना चाहिए कि भाई आप अगर इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें, ना कि इसका गला घोट दे पकड़ के। ऐसे तो इन्होंने तो प्रैक्टिकली वैसे यही किया है। देखिए इसमें इस तरह है कि हम चलें एक मिनट के लिए सोच लेते हैं हम रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं करते, हम गवर्नमेंट की साइड पे आ सकते हैं। आप देखें कि पिछली जो गवर्नमेंट थी, हम तो बिजनेस करते हैं, हमारी तरफ से जो भी गवर्नमेंट आए जो जाए में से फर्क नहीं पड़ता। पिछली गवर्नमेंट में क्या था कि एमएनएसटीज आ रही थी, लोग इंडस्ट्री बंद करके इवन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो लोगों ने बंद किए और रियल एस्टेट के अंदर जगह खरीदी, उस पर बिल्डिंग्स बनाई, काम किया, यानी कि इंकरेजमेंट दी गई। एक तरीका तो ये था कि हर एक का वहां से गला घोंटते और उनको कहते कि रियल एस्टेट में जाएं। आप आज के दिन पे इंडस्ट्री के अंदर ऐसी एमएनएसटी दे दें, आप और बिजनेस एक्सपोर्ट के अंदर ऐसी एमएनएसटी दे दें, हम सारे के सारे ये रियल एस्टेट छोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुझे बताएं ना, पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्या है? किसी जगह भी पैसा पार करेंगे, कल ही कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसी पे जाती है, हो सकता है कल ही रियल एस्टेट में वापस आना पड़ जाए। तो हम अपनी कश्तियां किस बेस पे चलाएं? हमें किसी बेस पे जलाएं ना, हमें कोई एक सिक्योरिटी तो हो कि हम ये सब कुछ इतना जो हमारे, जैसे मैं 2008 से कर रहा हूँ, मेरे से लोगों की 50-50 साल की जर्नी है रियल एस्टेट के अंदर, तो वो लोग को कोई सिक्योरिटी मिलेगी तो ये लोग ये काम करेंगे। इंडस्ट्री रियल एस्टेट की वजह से नहीं खराब हुई। इंडस्ट्री तो देखिए ना, ये उनको गैस सप्लाई दे रहे हैं, ना ये उनको बिजली सप्लाई दे रहे हैं, वो तो एनर्जी का फुकदान है। उधर भी बुरा हाल, इधर भी बुरा हाल। हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई रास्ता दिखा दिया जाए। अगर आपने ताला लगाना है रियल एस्टेट को तो कोई बात नहीं, ताला लगा दें। हमने तो बिजनेस करना है, हम कहीं और कर लेंगे, कुछ और सीख लेंगे, नया काम सीख लेंगे, आज नहीं 10 साल बाद फिर किसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो क्या उस बिजनेस की सिक्योरिटी आप मेरी जगह हो तो आप सोचते हैं कि उस 10 साल बाद आप इतने सिक्योर हैं कि वो बिजनेस भी ऐसे ही चलता रहेगा, उस पर पॉलिसी चेंज नहीं होगी? ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए तो आपने एक अच्छी बात की है। इस वक्त जो मार्केट में नए नौजवान भी आ रहे हैं, अभी आपको मैं तो एक स्टैब्लिश्ड कारोबारी बंदा समझता हूं कि माशाल्लाह आपने काम शुरू किया, आज मल्टीपल आपके प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं। तो चूंकि मैंने खुद भी मार्केट में डिलीवर किए प्रोजेक्ट, तो जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो बहुत सारी बुनियादी या बहुत सारी एक जो इनिशियल स्ट्रगलर लोग होते हैं उनसे हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप जो नए लोग, नए स्ट्रगलर्स, पिछले साल 2 साल 3 साल बेचारे
एंटर हुए और एंटर होने के बाद ही मुश्किल चीज़ें शुरू हो गई, उनके लिए क्या आप डायरेक्शन देते हैं कि लाइक इस वक्त अगर वो रियल एस्टेट में काम करें तो क्या करें, किस एरिया में काम करें? देखिए इस टाइम जो अगर हम सही बात करें तो अपॉर्चुनिटी तो इस टाइम ज़्यादा जो है वो लोकल एरिया में आप देख लें ज़्यादा है। मैं आपको दो सोसाइटी की छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। हम चूँकि इस टाइम जहाँ बैठे हैं ये रावलपिंडी का एरिया है और इस्लामाबाद का एरिया, तो मैं इसकी दो मिसालें देता हूँ। बहरिया इनक्लेव में मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। बहरिया इनक्लेव के करीब एक देहाती एरिया जैसे समझा जाता है बाराको। आप यकीन मानेंगे कि 10 मरले का प्लॉट बाराको में बहरिया इनक्लेव से महंगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट में सस्ता है और लोकल एरिया में महंगा है। आप इस फेज 8 में बैठे हैं, फेज 8 में प्लॉट सस्ता है, पीछे अडियाला रोड है, अडियाला रोड के सराउंडेड एरिया जहाँ गाड़ी नहीं गुजरती वहाँ पे महंगा है। अब इधर हमें अपनी कमियां भी निकालनी है। हमें सिर्फ मतलब गवर्नमेंट की तो जहाँ पे है सो है, हमें अपनी कमियां क्या निकालनी है कि हमने सप्लाई चेन इतनी बढ़ा दी कि आज उसको लेने वाला कोई नहीं है। सोने जैसी जगह का रेट कम और गज की जगह का क्रैप है, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है उधर। लेकिन वहाँ आप हमें सोचना क्या है कि जो एक जिसकी जमा पूंजी होती है ना, वो इन चीज़ों को नहीं देखता। वो कहता है मैं गुजारा हल्की जगह पे कर लूंगा, फिर मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है। यस 60 लाख का एक बंदा पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बहरिया में लगाए और आज आप मुझे बताएं कि इसका प्लॉट बेचना हो तो हमें सर दर्द बन जाती है कि इसका प्लॉट बेचना है। अडियाला रोड पे उसको किसी के मन होने मिन्नत नहीं होना, उसने फॉर सेल लगाने 10 दिन 15 दिन, बाराको में सेल पे लगाना 10 दिन 15 दिन में उसका प्लॉट बिक जाएगा। वो कहता है मैं हल्की जगह पे रह लूंगा पर मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि नहीं। तो इसके सॉरी आप इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। हमें करना क्या है, हमें जो हमारी सोसाइटी ऑनर्स हैं या हम खुद डेवलपर हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें सप्लाई चेन भी ऐसी बनानी है कि वो मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई चेन बनाए। प्लस जो नए आपने जिन बच्चों का आने का की बात की, उनको ये हमारा मशवरा है वो अपनी वर्किंग भी ज़रूर करें। ये फाइल्स और ऑन डॉक्यूमेंट्स प्लॉट से जान छुड़ा ली जाए ना आज, तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। फाइल्स एंड ऑन डॉक्यूमेंट्स जो प्लॉट्स हैं, ऑन डॉक्यूमेंट से क्या बना? ऑन डॉक्यूमेंट्स आपने देखा था फार्म्स, एक कनाल के प्लॉट का फार्म है, एक तो फाइल है, कई फार्म्स का भी बहुत बिजनेस चलता है। आप अंदाजा लगाएं एक पेपर जिसकी वैल्यू 5 रुपए 10 रुपए है, वो कैसे 5 लाख का 2 लाख का 4 लाख का बिक सकता है। और वो रियल एस्टेट में नहीं आता है, वो तो एक और ही कुछ जुआ तरह की गेम है। तो कोई भी जो ऑन डॉक्यूमेंट चीज, टेंजिबल प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगाएं, चाहे बैरिया में लगाएं, बैरिया से बाहर लगाएं, किसी के लगवाएं, टेंजिबल प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाए। ये डॉक्यूमेंट से सोसाइटी ऑनर्स को बाहर निकलना पड़ेगा। ये अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और अरबों रुपए इकट्ठे होके वो लोग बेचारे देखते रहते हैं। और कोई, हम खुद डीलर हैं, हम खुद पैसा लगाते हैं, यकीन करें कोई किसी से पूछ नहीं सकता, पे इसका कोई हल नहीं है। आज के 5 साल बाद पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो हमें रियल एस्टेट को बेहतर करने के लिए जस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अलावा जहाँ पे हमारी अपनी कमियां उनको भी दूर करना पड़ेगा। और आपने जो मार्केट की इनसाइट को आपने मैं अगर आपकी बात को सम अप करूं, आपने ये कहा है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला डिस्टर्ब है। लाइक सप्लाई ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत कम है। और ये डिमांड जो है कम है और सप्लाई जो ज्यादा भी है, ये भी ऐसे एरियाज में और नॉन जिनके पास एनओसी भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, जिनके पास समटाइम्स जमीन 100 कनाल होती है और वो 500 कनाल 600 कनाल को बेच के बैठे होते हैं इस सोच में कि भाई हम साथ जमीन ले लेंगे, बना लेंगे, हो जाएगा, मिल जाएगी। जबकि ना बाद में जमीनें मिलती हैं, झगड़े बनते हैं और वो पब्लिक का पैसा जो है वो जाया हो जाता है। तो इसमें आई थिंक अब टू द पॉइंट एडवाइस, अगर जो नए लोग आ रहे हैं कि यार ये जो सोसाइटियाँ इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है, फाइलें हैं, इनका काम से बचा जाए, कंपैरेटिवली एक बाकब्जा जगह का काम किया जाए। जी बिल्कुल। और बाकब्जा में मेरे ख्याल है कि अब मरी की अगर हम बात करें तो मरी में आप बाकब्जा जमीन दे रहे हैं जी, हम जो आपका प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल। उसका क्या तरीकाकार होता है? मतलब मरी में उसमें फाइलें नहीं होती? जी नहीं, उसमें भी 2 वजह हैं। मरी के अंदर इशू क्या होता है, एक तो हमारा वैसे शुरू से मोटो है कि हम जो जगह डेवलप कर लेते हैं सिर्फ वो सेल करते हैं। जो जगह डेवलप कर लेते हैं वही सेल करते हैं। कंक्रीट रोड जब बन जाती है, स्ट्रीट लाइट्स लग जाती हैं, प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है, तो वो वाला फेज हम सेल आउट कर देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट फेज हम स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ बाइंग शुरू हो, वहाँ बाइंग हुई होती है ऑलरेडी, फिर उसका फेज, उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसको डेवलप करते हैं और फिर आगे सेल आउट करते हैं। ठीक है। इसकी 2 रीजन है। एक तो ये जो मोटिव आपको बताया कि यार टेंजिबल आइटम होनी चाहिए। ठीक है। टेंजिबल आइटम वही होती है जो मौके पे मौजूद हो, तैयार हो। ठीक है। अगर मैं उसको प्रॉमिस बेच रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो फिर टेंजिबल आइटम नहीं रहेगी, वो मेरा प्रॉमिस खरीद रहा है कोई बंदा। ठीक है। दूसरी वजह, मरी में एक और इशू क्या कि मरी की टोपोग्राफी बहुत डिफरेंट है। आप एक मैदान में नक्शा बनाते हैं ना, तो वो मैदान का नक्शा 99.9% वही सेट बैठता है जो आपको आर्किटेक्चर दे देता है।
ठीक है। लेकिन मरी के अंदर ऐसा नहीं होता। मरी के अंदर 70% तो आप अपनी, जो हमारा आर्किटेक्ट हमें बताता है, जो टोपोग्राफी होती है, जो कंटूर होता है, उसके मुताबिक वो डेवलपमेंट होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सेटलमेंट्स आती हैं, हमें उसका नक्शा चेंज करना पड़ता है, हमें उसके प्लॉट्स की डायमेंशंस चेंज करनी पड़ती हैं। हाँ, वो क्योंकि पहाड़ है ना सारा। इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि डेवलपमेंट पहले की जाए। और होता क्या, अब देखिए कस्टमर है, कस्टमर के एंगल से सोचें। कस्टमर को एक प्लॉट दिया हुआ है, आप उसको आज से 1 साल बाद फ़ोन करते हैं, जी हमने डेवलपमेंट की थी, लेकिन चूंकि ये डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम आया, हम आपका प्लॉट चेंज करके इससे बहुत अच्छा प्लॉट आपको देने लगे। उसके जेहन में लाइफ टाइम ये बात नहीं जाएगी कि मेरा वो प्लॉट मेरे से क्यों लिया है। हाँ, और वो प्लॉट इनका कोई लालच था जिसकी वजह से लिया है, और वो प्लॉट यकीनन इससे अच्छा होगा जो मुझे दिया है। तो ये जो चीज़ है, जो लाइफ टाइम बंदे के जहन में डाउट क्रिएट होना है, इस डाउट को ख़त्म करने के लिए भी हम ये करते हैं कि पहले डेवलपमेंट करते हैं, फिर सेल आउट करते हैं। सो इट्स मीन के मतलब आपने मेरी जब आपके साथ पर्सनली डिस्कशन हो रही थी तो आपने बताया था कि फेज़ 1 आप ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें कोई 150 प्लस घर बने हुए भी हैं जी। उसमें टोटल प्लॉट कितने हैं? मैं दोबारा बताता हूँ आपको। इसमें ऐसे है कि हमने उधर 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक पहला प्रोजेक्ट किया था मरी रिजॉर्ट्स के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमने 150 रिजॉर्ट्स बना के डिलीवर किए हैं ऑन डिमांड। ठीक है। अच्छा, ऑन डिमांड क्यों बनाते हैं? अपने ज़ाती रिजॉर्ट ज़्यादा नहीं बनाते। हमारा जहाँ हम इस टाइम बैठे हैं, इधर और मरी के घर में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे आपकी मेरी थर्ड पर्सन की बेसिक नीड्स तकरीबन 19-20 के फ़र्क से सेम है। हर बंदे को 10 मरला में 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, यही चीज़ें। किसी का थोड़ा बेहतर होगा बजट के हिसाब से, किसी का थोड़ा नॉर्मल होगा। मरी के अंदर क्या है, मरी के अंदर हम पहले खुद रिजॉर्ट्स बनाते थे। अब रिजॉर्ट जब हम बनाते थे, उस रिजॉर्ट पे एक ए पर्सन को लेके जाते थे, वो कहता था कि इससे कमाल चीज़ कोई नहीं हो सकती। बी पर्सन को लेके जाते थे, वो कहता था कि ये क्रैप है। आपने क्या किया है, ये सारा आपने सॉलिड कंस्ट्रक्शन कर दिया है, मैंने लकड़ी का बनाना था। थर्ड पर्सन आता है, वो कहता है कि मुझे सारा ग्लास वर्क चाहिए था। तो हमने ये देखा कि ये चूंकि शौकीन लोगों की जगह है और वेकेशन होम है और लोगों ने शौक से लेना है, तो ये तो लोगों का आने वाले का माइंड डिफरेंट है। फिर हर आने वाले को हर व्यू अट्रैक्ट नहीं करता वहाँ पे। ठीक है, हमने फिर ये किया कि हमने प्लॉट्स डेवलप किए, प्लॉट्स दिए और ऑन डिमांड उनके मैप के मुताबिक टीम्स दी, सर्विसेज उनको दी, उसके मुताबिक उनको हमने 6 मंथ 1 ईयर टाइम डिपेंड ऑन कवर्ड एरिया रिजॉर्ट्स बना के दिए और 150 रिजॉर्ट्स ऑन डिमांड जो लोगों की डिमांड थी उसके मुताबिक डिलीवर कर दिया। ये हमने 2016 से 2020 के अंदर डिलीवर कर दिए और आगे अभी बन रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट। फेज 1 में टोटल कितने जगह? एक ही प्रोजेक्ट है मरी रिजॉर्ट्स, एक ही प्रोजेक्ट। अब आ जाए ये, अब इसमें क्या है, जब हम मरी में हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अंगूरी रोड के ऊपर है। अंगूरी रोड पे ज़्यादातर इसी तरीके से डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है। ये है डाउन साइड द हिल प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है, मरी में हमेशा 2 ही जगह होते हैं जब आप रोड पे चल रहे थे, एक डाउन साइड द हिल एरिया होता है, एक अप साइड द हिल। तो हमने क्या देखा कि आने वाला हर कस्टमर जब हम आगे एक जगह सेल करते हैं तो उससे डाउन जाके जगह लेता है। तो हमने क्या किया कि हमने फिर एक नई लैंड बाय की, जो हमारा जाहिर सी बात हमने भी 2016 से 2020 तक चीज़ों को सीखा। हमारा पहला पहाड़ी इलाके में प्रोजेक्ट था, तो हमने फिर अप साइड द हिल जगह परचेज की। अप साइड द हिल जगह परचेज की और इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है लग्जरी हिल टॉप फार्म्स। इसके 2 फेजेज हैं। ठीक है, एक पहला फेज जो हमने पूरा डेवलप करके डिलीवर कर दिया, उसके अंदर रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट उसके ऊपर, दूसरा फेज है, इसके ऊपर काम इस टाइम लगा हुआ है। ठीक है, ये इसके 2 फेज है, मरी रिजॉर्ट का एक ही फेज है। अच्छा, मरी रिजॉर्ट का एक ही है, इसके 2 हैं जी। अच्छा, इसमें अभी आप मतलब इंस्टॉलमेंट पे भी चीजें दे रहे हैं? जी, इसमें जो 80% डेवलप एरिया है ना, फेज 2 का कुछ हिस्सा जो 80% डेवलप हो चुका है, उसके अंदर हम इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं 2 साल की। जो हमारा फेज 1 है जिसके अंदर कंक्रीट रोड सब कुछ आज कल घर शुरू कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपको जैसे तरीकाकार यहाँ पे नॉर्मली रूटीन में चलता है, आप बयाना करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम आपको पेमेंट के लिए देते हैं और आप रजिस्टर और इंतकाल अपना करा लेते हैं। अच्छा, इसमें फिर चूंकि एक लीगल साइड का एक चैलेंज आता है, क्या मतलब ये जगह आपने एनओसीज इनके लिए हैं, इसकी ट्रांसफर का क्या तरीकाकार होता है, कस्टमर कैसे सिक्योर होता है इसके अंदर? अच्छा, इसमें ऐसे है कि यूजुअली आपने यहाँ पे सोसाइटीज़ में देखा है कि लोग जगह परचेज करते हैं, रियल ऑनरशिप राइट्स अपने पास रख लेते हैं और एक लेटर पे उनको ऑनरशिप स्टेटस जो है उनका बना के दे देते हैं। ठीक, मसाइल कहाँ आते हैं, वहाँ पे आते हैं कि जहाँ पे वो जो है आपको उन्होंने लेटर दिया होता है, वो कुछ अरसे बाद वो लेटर कहते हैं जी कि ये मसला था, वो मसला था, प्लॉट चेंज हो गया, प्लॉट उधर चला गया, प्लॉट इधर चला गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। गवर्नमेंट के सेक पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वो आपकी दोनों की पर्सनल एक इंडिविजुअल आपकी कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट कैरी कर गया या उसको कमिटमेंट को ख़त्म कर गया, वो अब आप दोनों का मसला रह गया,
वो फिर आगे मसाइल बनते हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे, हम प्रॉपर ऑनरशिप राइट्स पहले खुद अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं लोकल लोगों से। उसकी एक मेहनत है पूरी उसके पीछे, ठीक, हमारी उसकी प्रॉपर लैंड प्रोक्योरमेंट की एक टीम है जो उसको करती है, उसका काम ही है। वो जब सब कुछ हो गया हमारे नाम पे आई थे, हम एज इट इज़ रजिस्ट्री, एज इट इज़ इंतकाल के ऑनरशिप राइट्स अगले बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट्स के पेपर में भी वो बंदा ऐसे ही ऑनर हो जैसे पहले हम थे। ठीक है। तो वो उसकी सब किस्म की कबाहत उधर ही ख़त्म हो जाती है। और कब्जा भी मिल जाता है उसको उसी टाइम, कब्जा तो पहले देते हैं ना। अच्छा, ये आपका जो इंस्टॉलमेंट वाला फ्रेमवर्क है, ये किस तरह काम करता है? लाइक किस स्टेज पे आप उसको ट्रांसफर देते हैं, किस स्टेज पे कब्जा देते हैं, कैसे होता है? यूजुअली तो होता यही है कि हम जब पेमेंट जारी सी बात है कंप्लीट होती है, उसी टाइम हम उसका पोजेशन भी देते हैं इंस्टॉलमेंट्स वाले में, और उसी टाइम उसका पोजेशन उसी टाइम उसकी ट्रांसफ़र इंतकाल कराया जाता है। ठीक है, जी मतलब फुल पेमेंट के ऊपर जी, फुल पेमेंट। इंस्टॉलमेंट होगी, वो आपके साथ एक एग्रीमेंट में आ जाएंगे, वो अपनी टाइम पे अपनी पेमेंट्स करें और अपनी चीज़। इंस्टॉलमेंट में इतनी टेंशन बंदे को इसलिए नहीं होती, मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि देखिए आज एक बंदे ने हमें डाउन पेमेंट दे दी, आज उसने एक लैंड का एक स्टेटस देख लिया, अब उसने अगली इंस्टॉलमेंट देनी है, उससे अगली देनी है, उसने लैंड का स्टेटस देखना है कि वही है या चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। वो जितना मुतमिन रहता है वो अपने इंस्टॉलमेंट चलाता है, अगर वो मुतमिन नहीं होगा तो हमें इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं आएंगी। राइट। क्योंकि हमारे लिए ये चैलेंज क्यों है कि हम बहरिया टाउन नहीं है, हम DHA नहीं है, हम CDA नहीं है कि हम कुछ करें या ना करें हमें इंस्टॉलमेंट्स आनी ही आनी है, नहीं तो हम कैंसिल कर दें। हाँ, हमने कस्टमर का एतमाद जीतना है, तो हमें कस्टमर ने हमारे साथ चलना है, हमने उसका एतमाद बहाल नहीं रखना तो वो हमारे साथ नहीं चलेगा। मैं अभी जब आपके प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र हुआ तो अपने कुछ दोस्तों के साथ मैंने जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट में अभी तक जो बायर्स आए हैं, ये पाकिस्तान के किन एरियाज के ज़्यादा आए हैं? मतलब ये इस प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि जो और लोग काम इस प्रोजेक्ट में करना चाह रहे हैं, तो वो उनको ज़रा थोड़ी सहूलत हो जाएगी इसके अंदर। जी अच्छा, इसके अंदर मैं अगर रेट करूँ ना, देखिए एक है बायर्स ज़्यादा किसके हैं, एक है मैं रेट करूँ कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कराची नंबर 1 पे है, जो वो पसंद करते हैं या बाय करते हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। कराची जैसा टेस्ट नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, पहाड़ी इलाके के लिहाज से। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा कस्टमर है वो लाहौर के अंदर है और फैसलाबाद के अंदर है। ठीक है। कराची के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बाहर की कोई कमी नहीं है, हमारी वर्किंग की कमी होती है, क्योंकि हम खुद बिलोंग फैसलाबाद से करते हैं, पंजाब से करते हैं, तो हमारी शायद वर्किंग वहाँ साइड से रही है। लेकिन जो हमने मेच्योरिटी, जो हमने टेस्ट कराची के अंदर लोगों के अंदर देखा है, अनमैचेबल है। सो अगर कराची में बंदा बैठा हुआ है, से सपोज मैं काम शुरू करता हूँ, मेरी वहाँ पे क्लाइंटेज है, वहाँ हम काम शुरू करते हैं, तो हम उनको कंप्लीट सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं कि आप प्लॉट लें, अगर आप कैश पे ले लें तो हम आपको वो ट्रांसफ़र दे देते हैं, इसकी कब्जा दे देते हैं। अगर वो घर बनाना चाहें तो वो आपने बताया कि आप घर बनाने की डिज़ाइनिंग और इस सारी सर्विसेज आप दे रहे हैं, एयरबीएनबी और उस सारी वो सर्विसेज भी दे रहे हैं, आगे किराए पे चलाना उसको। अगर सपोज देखिए होता ही है ना, एक तो अगर किसी ने वेकेशन होम लिया तो ठीक है, हम अपने इन्वेस्टर्स को खुद कहते हैं कि यार आप वेकेशन होम साल में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है, आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, पूरा साल खाली पड़ा रहेगा, आपको मेंटेनेंस पड़ती रहेगी, तो व्हाई नॉट कि आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो कोई इनकम भी जनरेट करे। अच्छा, इसमें इस तरह है ना, देखें पहले तो मैं प्रोजेक्ट्स रिलेटेड बात बता देता हूँ कि हम तो डे 1 से समझते भी यही हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सर्विसेज रिलेटेड है। ठीक है। एक बंदे ने जिस तरह देखना एक वेकेशन होम बनाना है और उसमें 1 साल में 1 दफ़ा आना है, 2 दफ़ा आना है, किसी ने 5 दफ़ा आना है, ऑक्यूपेंसी रेट हर एक का डिफरेंट है। हम तो डे 1 से सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं। हम तो इवन किसी अपने क्लाइंट को फ़र्द लेने के लिए भी नहीं बेचते, हम रजिस्ट्री के लिए भी उसको ये नहीं करते कि फ़र्द हम बैग का दे दें और उसके आप रजिस्ट्री करवा लीजिए, यूजुअली जैसे चलता है। हमारी उसकी भी टीम है कि बंदे ने आना है तो गाड़ी से पाँव उतारना है और उसकी रजिस्ट्री हो जाए, अगर नहीं आया तो वहीं पे बैठे बैठे भी हो जाती है, अटॉर्नी के जरिए हो जाती है। नेक्स्ट फेज कंस्ट्रक्शन की फुल फ्लैज हमारी टीम है, जो वहाँ बैठे आर्किटेक्चर से लेके हर चीज़, उनको कराची बैठा है, इवन के बाहरी मुल्क में बैठा है, तो भी हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, उनको ईच एंड एवरीथिंग की डीप डिटेल्स फ्राहम की जा रही हैं कि आपका काम ऐसे चल रहा है, ये इस हद तक पहुंच गया, उसकी सर्विसेज दी जाती हैं। अब आ जाएं घर बनने के बाद। घर बनने के बाद हम उनको सबसे पहले समझ लें उसने एयरबीएनबी पे नहीं चलाना, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी, उसने सिर्फ खुद आना है, तो हमारी अपनी एक सुपरवाइज़र की टीम है जो कि उनको कंप्लीट सर्विसेज दे रही है। उन्होंने आना है, उनकी ग्रॉसरी पहले, उनके घर की क्लीनिंग, प्रोजेक्ट क्लीनिंग, घर जाने के बाद की क्लीनिंग, इस हद तक भी उनकी सारी सर्विसेज हमारे हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस में।
बहुत नॉमिनल चार्ज में सारा काम हम कर रहे हैं। हम्म अब आ जाएं इसके बाद एयरबीएनबी पे। अब देखें एक बंदा है जिसने एक रिजॉर्ट लिया है और उस रिजॉर्ट को साल में सिर्फ 2 से 3 दफ़ा के यूज़ करता है, तो हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि आप इसके साथ कुछ ना कुछ अगर अर्निंग हो सकती है तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। यस तो उसमें हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं अब कि हम एक नॉमिनल सी प्रॉफिट रेशियो को डिवाइड करके टोटल मैनेज हम कर रहे हैं और एयरबीएनबी के ऊपर भी हम लोगों के रिजॉर्ट्स दे रहे हैं और उसका जो भी इनकम है वो उनको दे रहे हैं। और बड़ा आसान हल है, जैसे ही बंदे ने सोचना है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ आना है 15 दिन, हम उसे ऑफलाइन कर देते हैं, वो आगे अपने रिजॉर्ट में रह सकता है। ठीक है। तो इसमें मतलब आप वो ROI वाले मॉडल्स नहीं दे रहे हैं कि नहीं बिजनेस मॉडल नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है। नहीं मरी वेकेशन होम है, आप शौक से एक जगह खरीद रहे हैं, ये बिजनेस मॉडल नहीं है। लेकिन इसको बिजनेस मॉडल इस हद तक ऐड किया जा सकता है जो मैंने आपको बताया एयरबीएनबी का, बस। ठीक है, लेकिन इसमें आप किसी कमिटमेंट में नहीं उनके साथ आते कि लाइक सपोज अगर आप 4 करोड़ पे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। ये घर बन रहे हैं, नहीं ये चीज बन रही है, तो इससे हम आपको इतनी अर्निंग जनरेट करके देंगे, या इस तरह जो इस वक्त ये सारा चीज चल रही है। 2 प्रोजेक्ट्स बेचे हैं, सिंगल प्लॉट इस कमिटमेंट के साथ नहीं दिया, सिंगल प्लॉट। आपने सादा फार्मूला रखा, पैसे दें जमीन ले लें। बिल्कुल। मैं इसी चीज के साथ आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, हमारी मार्केट में पिछले 2-3 साल में रियल एस्टेट की मार्केट में, खास तौर पर पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में और उससे भी ज्यादा खास तौर पर बैरिया टाउन के अंदर, ये सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में हुआ ROI मॉडल चला। उस ROI मॉडल ने मेरी समझ के मुताबिक तो तबाही मचाई है। बिल्कुल। लोगों को भी उससे तबाह कर दिया है, मार्केट के भी एतमाद को डैमेज किया है उसने। आप उसको कैसे देखते हैं? उसमें 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो दीनी एस्पेक्ट है, उस पर तो हम बहस नहीं कर सकते क्योंकि उस पर हर एक के पास अपनी लॉजिक्स हैं और जो जहाँ मुतमईन है वो वहाँ पे रहे मुतमईन, उसमें हम कुछ नहीं कहते। ठीक है। हमने तो अपने 3 जो बहरिया के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए थे उनमें भी ये ROI वाला मॉडल नहीं लेके आए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, देखें अब मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं चलती। ROI मॉडल्स में होता है कि आप एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देख रहे होते चीज़ों को, ये सारी चीज़ें इस स्टेप पे ऐसे चलती रहेंगी और ये 100% ऐसे ही चलेंगी और ये पैसा इस पॉकेट से निकलेगा इसमें जाएगा, इससे निकलेगा इसमें जाएगा। लेकिन देखें ना, हालात चेंज होते पता नहीं चलता। आज गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की है तो बड़े बड़े बुर्ज लट गए। यस। इवन पैसा देखें वो है जो आप बचा लेते हैं, आपने कितना कमा लिया इससे मैटर नहीं करता। मैं आज अगर 10 अरब कमा लेता हूँ, आप 10 अरब कमा लेते हैं और वो हम अगले ही दिन ज़ाया कर दें तो उस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। हमने 50 करोड़ कमाया और वो बचा लिया ना, तो वो हमारे लिए मेरे ख्याल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने कमाई भी बहुत और सब के सब जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आ गए हैं या हो चुके हैं डिफ़ॉल्ट। तो हमने तो इसलिए ROI का मॉडल नहीं किया, हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जो चीज़ दी है, हाँ हमने फ्यूचर भी किसी को एक हद तक हमने बताया कि इधर जाएगा। क्यों हमने बताया? अब जैसे हम मरी की ही मिसाल ले लें, हमारा आज वहाँ पे 60 लाख का कनाल है, हमने स्टार्ट 14 लाख कनाल से किया था सेलिंग 2016 में। हाँ जी, 14 लाख रुपए कनाल से स्टार्ट किया था। अब हमारा एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह रेट रिवर्स नहीं हुआ। लोग हमसे आगे पूछते हैं यार आप बेशक बिजनेस मॉडल नहीं दे रहे, ये तो बताएं कि 60 लाख का आज लेते हैं तो कि ये 2 साल बाद कहाँ जाएगा? हम कहते हैं कुछ नहीं कह सकते। हाँ 3 साल पहले कहाँ रेट था और आज कहाँ है ये बता सकते हैं। तो आप किसी को कमिटमेंट एक हद तक दे सकते हैं और आप ये कमिटमेंट ROI वाली कि आपने बिल्कुल ही लिख दिया कि इतने पैसे मैं आपको दूंगा महीने के, इतनी बाई बैक की गारंटी हो गई, फिर लोगों ने एडजस्टमेंट्स महंगी ले ली, तो वो तो अपने आप को तबाह करने वाली बात है और अगले को भी तबाह करने वाली बात है। अच्छा देखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह हम नौजवानों के लिए भी ये मेरा मैसेज जो है वो लाजमी होता है ना कि ये कबाहतें सारी अपनी जगह पे, खराबियां सारी अपनी जगह पे, बट हमने देखा कि मुआशरा और मार्केट इन चीज़ों में बहुत तेज़ी से एंगेज हुए। ये चीज़ें हुई, कमिटमेंट्स भी हुई, उन कमिटमेंट्स को बेचने वाले जो मिडल मैन थे, जो सेल्स के लोग थे, उनके ऊपर भी FIR हुई हैं इस टाइम। ऐसे लोगों ने उनको भी नहीं बख्शा, हालांकि चेक उन्होंने कंपनी को दिए हैं। नहीं उसमें सर ऐसे है ना, मैं बताता हूँ उसमें क्या इशू है। उसमें इशू है कि आप देखें एक बंदा है जो 10 साल से आपके लिए इन्वेस्टमेंट करता है, आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है, आप उसे कहेंगे यार मैं आपको इनकरेज नहीं करता कि इधर जाएं, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो मैं आपके साथ चला जाता हूँ, करवा देता हूँ। अब ये एक सेकंड एस्पेक्ट आ गया। अब उसने कर ली इन्वेस्टमेंट, वो आपको खर्चा कराएगा कल को? नहीं करा सकता, क्योंकि देखें मॉरली आपने उसको ये गाइडेंस दे दी थी और एक जगह उसने आंखें बंद की थी। अब ये कई जगह भी ऐसे सिनेरियोज में कि लोगों ने अंधाधुंध अपने बंदों को पैसे दिए और उन्होंने ROI वाले टीम्स को जाके आगे वो पेमेंट्स कराई, तो वो इसलिए भी ये इस तरह के मैटर्स भी बने हुए हैं।
सो आप इस ROI मॉडल पे व्हाट इज योर एडवाइस? देखिए, मैं तो हर एक को ये एडवाइस करूंगा, आज इसमें भी कस्टमर भी है, इसमें सेल्स का बंदा भी है, डेवलपर भी है। हर एक को मैं एडवाइस करूंगा कि ये बिल्कुल ये मॉडल फेल मॉडल है। इसके ऊपर जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो ये सोच के इन्वेस्टमेंट करे कि ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, और ये एक ख्वाब है जो दिखाया जाता है, और दिखाया ऐसे जाता है कि आपका 1 करोड़ इन्वेस्ट हुआ, आपको 2 लाख महीना आएंगे। वो 2 लाख महीना मिलते भी हैं कुछ दिन तक, लेकिन फिर 1 करोड़ ही चला जाता है आपका। आप क्या समझते हैं इसमें ये इजी मनी जो माइंड है ये वो इन्वॉल्व? 100% इजी मनी माइंड इन्वॉल्व है इसके अंदर। क्योंकि देखें अभी आप हैं, आप अगर अपनी ज़मीन दे रहे हैं, अच्छा हमने जो बैरिया टाउन फेज 8 में काम किया या जितना भी काम किया, मुझे आज मैं ये प्राउड से कहता हूँ कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन मैंने ROI वाली किसी भी कंपनी के साथ नहीं की। हालांकि हमारे बड़े करीबी सर्कल के लोग भी ऐसे मॉड्यूल्स को लीड करने वाले बन गए, जी, ठीक है, और उन्होंने हमें कॉलें भी की, उन्होंने हमें खाने भी खिलाए, उन्होंने कहा कि यार तनवीर भाई एवरीथिंग इज़ फाइन। मैंने कुछ थोड़े से कंसर्न रखे तो उन्होंने जनाब उलमा के फतवे दिखाए कि भाई ये देखें आप तनवीर भाई आप वैसे परेशान हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है मेरा दिल मुतमिन नहीं था इसलिए मैंने काम नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने काम किया वो बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस चुके हुए हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं कि आज वो जो लोग फंसे हुए हैं अब किस तरह से नेक्स्ट बल्कि मैं चीज़ जो पॉइंट बनाना चाह रहा था वो ये कि लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी लेके दे देते हैं, मैं आपका प्रोजेक्ट किसी को दिखा देता हूँ, आपने कहा कि हम आने वाले 2 साल की कोई गारंटी नहीं दे सकते, हम पिछले 2 साल की प्रोग्रेस आपको दिखा सकते हैं, उससे आप एक थोड़ा अंदाजा ले सकते हैं। तो लोग क्यों नहीं इस बात को समझते? हालांकि ये बड़ी जायज़ सी बात है, जी। क्यों नहीं समझते? लाइक अगर आज भी मुझे लगता है कि किसी को ये कहा जाए कि अगले 2 साल में तुम हमें पैसे दे दो, अगले 2 साल में कंफर्म तुम्हें ये प्रॉफिट मिलेगा, मुझे लगता है आज भी पब्लिक का रुझान उधर जाएगा। असल में पब्लिक कहती है हमें कमिटमेंट दीजिए चाहे झूठी दी जाए। असल मसला ये है ठीक है कि मैं आज अपने रिस्क में नहीं लेना चाहता। हाँ, 10 प्लॉट की जगह मैं 50 प्लॉट भेज सकता हूँ, तो मैं हर एक को बाय बैक की एग्रीमेंट कर दूं, चाहे मैं बाय बैक करूँ या ना करूँ, कि यार 80 लाख में मैं 2 साल बाद आपसे खरीदूंगा, तो मेरे 10 की जगह 50 प्लॉट बिकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर एक को पता होगा कि यार वर्स्ट सिनेरियो के अंदर भी 80 लाख का तो है ना। हाँ, कुछ आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उस बात पे 2 साल बाद स्टैंड करूंगा या नहीं करूंगा, उस हालत में ये होगा कि नहीं। हाँ, अगर इसकी भी तो कोई गारंटी ना है। यहाँ भी तो आप रिस्क ही ले रहे हैं, तो अब सही साइड पे रिस्क क्यों नहीं लेते? और इसमें ना प्रैक्टिकली हुआ भी यही है जुनैद भाई कि लोगों को देखिए, मार्केटिंग की लैंग्वेज और होती है और कानूनी लैंग्वेज और होती है। मार्केटिंग की लैंग्वेज ये होती है कि जी हम 2 साल में आपके से बाय बैक करेंगे। कानून की जो जुबान जिस जगह वो साइन कर रहे होते हैं वहां ये लिखा होता है कि इफ कंडीशंस अगर सूटेबल हुई तो बायबैक किया जाएगा, अगर कंडीशन सूटेबल ना हुई तो बायबैक नहीं किया जाएगा। तो आज जब इन लोगों ने डिफॉल्ट किया है तो इन्होंने कहा जी कि हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा जी आपने हमारे से वादा किया एग्रीमेंट, उन्होंने कहा खोलो एग्रीमेंट खोला तो पता लगा कि उस पर लिखा हुआ है कि जी अगर हालात ठीक हुए तो अब तो हालात खराब है तो हम नहीं दे सकते। तो मतलब पब्लिक के साथ आई थिंक ये धोखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल धोखा हुआ 100%। नेक्स्ट पब्लिक को धोखे से बचने के लिए आई थिंक एक कारोबारी डील के अंदर जिसमें अब थोड़ा बहुत वजन अगर आपको उठाना पड़ता है, थोड़ा रिस्क नजर आता है, तो रिस्क यही है ना सर कि रेट बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है, यही रिस्क है। बिल्कुल, कोई ये रिस्क तो नहीं है कि 60 की 70 की कोई चीज ली हुई जो है ना आपकी 20 की हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें जो ज्यादा डिफॉल्ट लोगों ने किया ना उसमें एक और भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, आप इसको जरा गौर करें। ये है थोड़ी लेंथी बात, लेकिन ये बतानी लोगों को ज़रूरी है। लोग खुश हो के ये काम कर लेते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा फंसते हैं। मैंने ये देखा है कि जो लोगों ने एडजस्टमेंट्स किए हैं ना, हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल से बताता हूँ। एक बंदे ने एक एडजस्टमेंट अपने घर की कराई, जो घर बाहर 7 करोड़ का नहीं बिक रहा था, 10 करोड़ रुपए की। आप यहीं से ये चीज़ सोच लें कि आप एडजस्ट करा रहे हैं एक चीज़ जो 7 करोड़ की बाहर नहीं बिक रही। आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं कमर्शियल, उसके अंदर वो 3 करोड़ एक्स्ट्रा की आप एडजस्ट करा रहे हैं, तो उसमें कौन से सुखाव के पर लगे हुए हैं कि वो 3 करोड़ मैनेज कर जाएगा उसके अंदर। अच्छा, आपने 3 चले जी कर गया, समझ लीजिए उसका प्रॉफिट था 40% 50% जो भी था। फिर उस बंदे ने उनको बाय बैक का 10 करोड़ का चेक भी दिया कि आपने 10 करोड़ की में से प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, 10 करोड़ का बाय बैक का 3 साल 4 साल बाद का चेक है। अब उस बंदे ने 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का कितने का चेक दे दिया? 10 का कमीशन दिया इसके अंदर। उसी बंदे को रेंटल भी दिया जिसकी एडजस्ट की। हाँ, वो जो 7 वाली चीज है वो हो सकता है 6 में कैश करके निकल जाए वहां से। 6 में पहले कैश की, कमीशन दिया, रेंटल दिया, नेट पैसे कितने बचे? 5 10 करोड़ का चेक गया हुआ है। अब जब डिफॉल्ट किया तो चेक तो 10 करोड़ की स्लिप लगी ना। यस। तो अब लोग ज्यादा जो डिफॉल्ट किए हैं ना और ज्यादा जो फंसे हैं वो इस सिनेरियो में फंसे हैं कि जो 5 करोड़ उनके पास आया ही नहीं था, वो गलत पॉलिसी गलत डिसीजन की वजह से वो भी देना पड़ रहा है।
तो वो कहाँ से देंगे? वो ना वो उनको अपना प्रिंसिपल 5 करोड़ मिलेगा और ना वो जो ऊपर वाला उड़ा हुआ 5 करोड़ है वो मिलेगा। दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा लोगों को, बस पर्चे लोगों पे हुआ। और ये इसी तरह का एक झगड़े का एक सिनेरियो है जिसके अंदर कोई हासिल नहीं है। जी नैब केसेस बन रहे हैं, FBI की, अब ये FBI मतलब सारी जो गवर्नमेंट अदारे हैं सारे इन्वॉल्व हो गए हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला किसी को। मसला ये ना, देखिए आपका एक फितरी अमल है ना, इंसान की कोई चीज़ें क्लिक कर रही थी जहन को, दिल को। आप देखेंगे आपकी चीज़ बाहर 7 की नहीं बिक रही, आप 10 की दे रहे हैं, तो आप यहीं पे आपने पहला ही डिसीजन गलत ले लिया कि आप एक ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करें जो आपको 3 करोड़ एक्स्ट्रा ले रहा है। वो किसी पर्पज से ले रहा है ना आपसे, लालच 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 के पीछे बंदे मार जाते हैं। सो इट्स मीन कि ये जो ROI वाला मॉडल है ये बेसिकली बुनियादी तौर पे ये लालच पे बेस करता है। लालच पे बेस करता है। और दूसरे लफ्जों में ये सूद की मुशाबियत इसमें मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल है। आपने एहतियात की है, मैं ये समझता हूँ इसमें सूद की मुशाबियत इसलिए है कि जब आप किसी बंदे का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको आप बिल्कुल रिस्कलेस फील दे रहे हैं, यू आर जस्ट रिस्कलेस। नहीं आप तो नहीं कहते, आप वो कहते हैं रिस्कलेस नहीं है, लेकिन ना आपके पैसे डूब भी सकते हैं, डूब गए, डूब गए, 100% कैपिटल डूब गया उनका। तो वो कहते हैं सूद तो ना रहा ना, देखे नुकसान का भी डर है तो फायदे का भी अंदेशा है, तो इसमें तो डूब गए। ये तो वो कहता है कि वो पता नहीं असले के साथ खेल रहा था, फायर लग गया, मर गया। देखिए मेरा ख्याल है कि ये एक गलत चीज़ थी और गलत चीज़ का गलत नतीजा हुआ। और हम अगर अपनी इस गुफ्तगू का निचोड़, मेरे ख्याल से जो मुझे चीज़ समझ आ रही है कि कारोबार के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व रहें, जो ज़रूरी नेसेसरी रिस्क होता है वो लें, आप चीज़ें खरीदें। मरी है, मतलब मरी में अब मैंने और भी वर्किंग की है, मैंने देखा है मरी में चैलेंजेस बहुत है ज़मीन के, इवन बाकी चीज़ों के भी चैलेंजेस काफ़ी है, लेकिन साफ सुथरी चीज़ को निकालने में पहले आप मेहनत करें ना, मेहनत करें जी। कोशिश करें, चाहे विजिट करें, 10 20 30 लोगों से मिलें, आपको समझ आ जाएगी कि यार कौन बंदा सही बात कर रहा है। और लालच वाली बात से बचें। ये जो आपको 7 की 10 की ऑफर है, इसमें तो असल में हमारा इशू क्या है कि हम कोई भी मॉडल ला के ना बाहर के मुल्क से, दुबई से, कहीं से भी ले आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पाकिस्तान में। ROI वाले जितने ना ये मिसालें देते हैं दुबई की, अब मुझे आप खुद बताएं, आपका नॉलेज माशाल्लाह इतना अच्छा है इस बिजनेस के अंदर, दुबई में गवर्नमेंट अपने बायर को कितना प्रोटेक्ट करती है। हाँ यस, वो हिलने नहीं देती डेवलपर को। हाँ। सवाल वहां से यही सिंपल, वहां पे सब कुछ है, वहां पे किसको लालच भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि पता है डेवलपर भाग नहीं सकता, और हर कोई ये नहीं है कि डाउन पेमेंट दे के तो बिल्डिंग शुरू कर दे। वहां पे बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हम उधर की देखा देखी आके यहाँ पैसे लगा देते हैं और गवर्नमेंट अब कहीं स्टैंड करती है किसी के साथ? नो, जिनके साथ फ्रॉड हुए पर्चा कहते दे दिया, बस यही कर सकते, दे दिया बस। तो गवर्नमेंट कहती है तुम लोग खुद करते रहे हो, हमने कहा था, मैटर है जी, हमने कहा था कि पैसे दो इसको, यही तो बात मैटर है। हाँ। सर माशाल्लाह ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई आपके साथ जी। तो ये चाह रहा है कि इस गुफ्तगू को हम जारी रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें हो रही हैं जो एक्चुअली हमारी मार्केट की डिमांड है, और वो ये वो नब्ज़ है जिस नब्ज़ की ज़रूरत है, इसको इसकी करेक्शन की ज़रूरत है। लोगों ने जो पिछले 3-4 साल में जो भी हमने बातें की, 3-4 साल की लर्निंग्स हैं हमारे पास। बिल्कुल कि यार क्या हुआ, कौन से गलत फैसले लोगों ने किए, बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने किस गलत डायरेक्शन में गए। तो अभी प्रोग्राम को क्लोजिंग के टाइम पे मैं ये चाहता हूँ कि आप फाइनल इन्वेस्टर्स को, या जितने हमारे रियल एस्टेट बिजनेस क्लब के मेंबर्स हैं, क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि अब इन हालात में आगे किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए बिजनेस को आगे ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए मैं इसको सम अप ऐसे करूँगा कि जो हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस है ये बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा बिज़नेस है, हर कोई इसमें पैसा लगाना चाहता है। आज भी लोगों के पास पैसा है, लोग लगाना चाहते हैं। हमें डे 1 से एक नया स्टार्ट लेना है। सबसे पहले अपने अंदर की कमियां दूर करनी है, देन आफ्टर हम गवर्नमेंट की तरफ जाएं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इसकी पॉलिसी जो है वो बेहतर की जाए। अपनी कमियों में हमने जो कमी दूर करनी है वो ये है कि जो रियल एस्टेट के एक्चुअल नॉर्म्स थे बिज़नेस के, हमें थोड़ा स्टेप बैक करके वापस उधर आना पड़ेगा। ठीक है, हम जो बाहर से तरीके सीख के और इधर इम्प्लीमेंट करके लोगों को ख़राब कर रहे हैं, इससे हम आज हट जाएंगे तो ये बिज़नेस बचा रहेगा पाकिस्तान में। इससे नहीं हटेंगे तो जो रास्ता ये बिज़नेस है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस में मैं फाइनली, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सर 10 से 12 मिलियन रिहायशी यूनिट्स की जरूरत है। बिजनेस तो ये जेन्युइन है, अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो जेन्युइन डिमांड है लोगों की, लोगों को घर चाहिए, लोगों को प्लॉट चाहिए। देखिए सर, मैं अब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा हूँ। मैं जब 50,000 पे स्टील था तभी लोग घर बनवा रहे थे हमसे, आज 3 लाख से वापस रिवर्स हुआ तभी बनवा रहे थे, 2.5 लाख पे भी बनवा रहे हैं और ये 5 लाख पे भी जाएगा। ये बनवाना ही बनवाना है। ये लोगों को घर चाहिए, लोगों को प्लॉट्स चाहिए, लेकिन जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर काम करें, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको लालच दे के उल्टे तरीके से उधर लोगों का पैसा मत दम करवाएं।
ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त आज हमारे साथ इनसाइट्स शेयर की। इन कीमती इनसाइट्स को हम इंशाल्लाह बिजनेस क्लब के मेंबर्स तक पहुंचाएंगे। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि दोबारा कि आपने कीमती वक्त निकाला और आप आए। ये था जी हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ जुनैद छीना साहब आए और इंतहाई कीमती इनसाइट्स आज हमारे साथ शेयर हुई। और मैं समझता हूं कि आज के हमारे प्रोग्राम की जो सबसे कीमती तरीन बातों में एक बात थी कि ये जो ROI मॉडल ने हमारी मार्केट में जिस तरह की डिसरप्शन की, जिस तरह का डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लालच एलिमेंट। इतना लालच लोगों को दिया गया कि मतलब जिस तरह जुनैद भाई ने बताया कि 7 का घर मार्केट में नहीं बिक रहा, वो 10 का लिया गया, उसको बाय बैक की चेक भी दिए गए और उसको किराए भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसी डील्स दोनों तरफ के लिए खतरनाक वाज़िया तौर पे उस वक्त हमें नजर आती थी जो हम कारोबारी लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को नजर आ जाइए कि ये तो वाकई एक सही चीज नहीं थी। सो इस तरह की लालचों से बचें, इस तरह के कारोबार से बचें। जितने भी हमारे रियल एस्टेट बिजनेस क्लब के नए लोग हैं, नई जो इस बिजनेस में आ रहे हैं, इस तरह के बिजनेस मॉडल्स में काम मत करें। जेन्युइन चीज के ऊपर काम करें, बाकब्जा चीज के ऊपर काम करें, फाइलों वाली चीजों से इज्तनाब करें। प्रायोरिटी नंबर 1 बाकब्जा चीज पे काम करें। प्रायोरिटी नंबर 2 अगर कोई NOC वाले ओरिजिनल प्रोजेक्ट हो आप उनके साथ काम करें। और बाकी जुनैद भाई ने आज मरी के प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी डिटेल्स हमें दी है। आप में से जितने लोग भी हमारे साथ मरी के प्रोजेक्ट में एंगेज होना चाहते हैं, आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, हम आपको विजिट कराएंगे और आपको जेन्युइन चीजें दिखाएंगे। लें और अपने इन्वेस्टर्स को दें। बहुत शुक्रिया।